Hello everyone. Today I am taking 3 topics from this chapter 3 Lean System and Innovation. The first one will be JIT, just in time. The second one will be the Kanban system, and the third one will be Kaizen costing. Let's start. So this is the first topic, JIT, just in time. इसको जो मेरे सारे निमोनिक्स हैं उसमें मैं बोलूँगी JIT को मैं बोलूँगी जीत. जीत इज़ अ गाय. एक लड़के का नाम है जीत. जीत एक लड़के का नाम है. ओके, तो जीत मैं बोलूँगी JIT को जीत. इसी से ही मेरे सारे मेमोरी टेक्निक्स बने हुए हैं. ओके, पहले मैं आपको बताती हूँ JIT होता क्या. देखो JIT में क्या होता है बेसिकली कि आप ना इन्वेंट्री मैनेज नहीं करते. मतलब आप क्या करते हो, मेंटेन नहीं करते. सॉरी, आप क्या करते हो, आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते. मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं रखते या बहुत ज़्यादा फिनिश गुड्स नहीं बनाते, ऐसा नहीं करते. हमारा इसमें पुल सिस्टम यूज़ होता है. मीन्स कि जैसे ही आपके पास ऑर्डर आया, आपने वैसे ही रॉ मटेरियल खरीदा, वैसे ही फिनिश गुड्स बनाए और वैसे ही आप दे आए. तो उसमें क्या होता है, हैंडलिंग कॉस्ट नहीं लगती, राइट, होल्डिंग कॉस्ट नहीं लगती, राइट, वर्किंग कैपिटल नहीं लगता ज़्यादा, है ना. मतलब कि आपका वर्किंग कैपिटल ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता, ये सब चीज़ें होती है. और आपका क्या होता है, इन्वेंट्री भी कम लगती है, आपके पैसे भी कम लगते हैं JIT यूज़ करने के लिए. ओके, तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें JIT का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा वो है. तो अगर देखो, अगर दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, चैप्टर 3 लीन सिस्टम एंड इनोवेशन. तो मैं आपको एक बात बोलती हूँ. देखो, जैसे मीनिंग है JIT का, तो जब आप क्वेश्चंस लिखेंगे ना, जैसे आपका क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो अगर JIT का आता है क्वेश्चन, तो आपको मीनिंग ज़रूर 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 लिखना है. तो उसके लिए हमें याद करना पड़ेगा मीनिंग. तो लेट्स स्टार्ट. JIT इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज़. देखो, आइडिया जो होता है ना, आइडिया तो बल्ब जलता है ना दिमाग में, आइडिया, तो इसलिए मैंने वहाँ पे बल्ब बनाया. ओके, तो इससे आपको याद रहेगा. देखो क्या होता है ना, एग्जाम में ना आपको डेफिनेशंस याद रहेंगी, नो डाउट, आपको टॉपिक्स याद रहेंगे, नो डाउट, बट आपको ये याद नहीं आएगा कि इस टॉपिक की ये वाली डेफिनेशन है. तो आप अभी हमेशा से दिमाग में रख लेना, JIT मतलब कलेक्शन ऑफ आइडियाज़. ये वर्ड्स अगर आपको याद रहेंगे तो आपको बल्ब याद आएगा, उसके बाद आपको पूरी लाइन याद आ जाएगी. तो JIT इज़ अ collection of ideas that streamline companies production process so that wastage of all kind is driven out of the process. मतलब कि स्ट्रीमलाइन करता है. स्ट्रीमलाइन मतलब कि रेगुलेट करता है, या फिर बोल सकते हैं हम अच्छे से रेगुलेशंस हो जाते हैं, पूरा रेगुलेट हो जाता है प्रोसेस. उससे क्या होता है, वेस्टेज नहीं होती है. ठीक है, तो JIT 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, JIT परचेज और JIT प्रोडक्शन. तो इसके तो आई थिंक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जो आपको करने होंगे JIT परचेज और JIT प्रोडक्शन के, और बाकी मीनिंग में आप इतना भी लिखेंगे तो चलेगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपके की फैक्टर्स और प्री रिक्विजिट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग JIT. अब इसके लिए मुझे 3 क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनना. एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, की फैक्टर्स और प्री रिक्विजिट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग JIT. एक और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, वो आएगा की फैक्टर्स का. एक और आएगा, एक और आएगा. तो 3 क्वेश्चन है. जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है ना, जो भी आएंगे, वो आपका स्टडी मटेरियल से लिया है, ठीक है. सॉरी. और जो ये वाला क्वेश्चन है ना आपका, ये वाला, ये स्टडी मटेरियल में तो नहीं है, बट इसमें क्या है ना, ये केस स्टडी में आया था, तो मैंने आंसर उसका ले लिया. मतलब बेसिकली अगर एग्जाम में आए की फैक्टर्स और प्री रेक्विजिट्स, तो आप ये वाला प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देना, ऐसे करके लिख देना. ओके, तो मैं अभी आपको पहले निमोनिक याद कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको ये वाले पॉइंट्स पढ़ दूंगी, ठीक है. तो अभी पहले हम देखते हैं सम की फैक्टर्स और प्री रेक्विजिट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग JIT. तो इसकी स्टोरी क्या है. स्टोरी करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो ये रेड वर्ड्स हैं JIT, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम, एफिशिएंट, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रोडक्शन फ्लोर, ये आपके मेन वर्ड्स हैं. ओके, और जो ब्लू से है वो आपकी स्टोरी है. आपको पढ़ना तो आता ही है ऑब्वियसली कि कैसे पढ़ना है. तो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ. जो JIT है, मैंने बताया वो जीत है, वो एक लड़का है. तो ये लड़का जो दिख रहा है ना इसमें पावर पॉइंट में, तो ये आपका स्क्रीन पे आपको, तो ये लड़का है, ठीक है. तो देखो, लड़की की वेडिंग तय हुई किससे, जीत से तय हुई. लड़का बहुत एफिशिएंट था. लड़की का शादी का एग्जैक्ट डेट एंड एग्जैक्ट टाइम निकला. क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाले रिलेटिव्स को बुलाया गया, मतलब ऑब्वियसली हम आसपास वाले को ही बुलाते हैं ना. प्रोडक्शन फ्लोर पर शादी हुई. लड़की ने अपने घर पर विजिट किया आफ्टर फ्रीक्वेंट डिलीवरीज.
which was detailed and integrated process which requires continuous monitoring. अब मैं इसके अंदर के पॉइंट्स पढ़ देती हूँ आपको कि इसमें क्या क्या लिखना है हमको. तो देखो, अभी एग्जैक्ट डेट एंड एग्जैक्ट टाइम में मैन्युफैक्चरर हैज़ टू इंश्योर दैट ही रिसीव्स मटीरियल फ्रॉम सप्लायर ऑन एग्जैक्ट डेट एंड एग्जैक्ट टाइम व्हेन रिक्वायर्ड. ये जो मैं आप पॉइंट्स बोल रही हूँ आप लिख सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगी ये वाले पॉइंट्स. ठीक है, वैसे आपको बहुत सारे केस स्टडीज़ में मिल जाएगा. तो पहला है कि मैन्युफैक्चरर हैज़ टू इंश्योर दैट ही रिसीव्स मटीरियल फ्रॉम सप्लायर ऑन एग्जैक्ट डेट एंड एग्जैक्ट टाइम व्हेन रिक्वायर्ड. ऑब्वियसली जब हम जीआईटी लगा रहे हैं तो अगर हमने सपोज पहले से तो आपके फिनिश गुड्स बना नहीं रखे हैं, बट जैसे हमारे पास एक ऑर्डर आया, ठीक है, एक ऑर्डर आया तो अब हमें रॉ मटेरियल चाहिए तो हमें तभी की तभी बनाना होगा. बट अगर हमें रॉ मटेरियल मिला ही नहीं, हमें लेट मिला, तो हम जीआईटी कैसे लगा सकते हैं? अगर आपके पास एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो आपको रॉ मटेरियल टाइम पर नहीं दे रहा है तो आप जीआईटी लगा ही नहीं सकते. तो आपको इंश्योर करना होगा कि जब आप मांगे सप्लायर से जब आप मांगे तो आपको एग्जैक्ट डेट एंड एग्जैक्ट टाइम पे वो सामान मिल जाए, रॉ मटेरियल मिल जाए. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, सप्लायर शुड बी लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. तो जो सप्लायर है वो आपके क्लोज होना चाहिए, क्योंकि अगर सप्लायर सपोज बॉम्बे का है और आप हो दिल्ली के तो आपको आने में ही 2 दिन लग जाएंगे सामान को. फॉर एग्जाम्पल अगर बाय एरोप्लेन नहीं आ रहा है तो, बाय फ्लाइट नहीं आ रहा है तो, ठीक है. तो जो सप्लायर है उसको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए. थर्ड पॉइंट, सप्लायर मस्ट बी विलिंग टू मेक फ्रीक्वेंट डिलीवरीज इन स्मॉल लॉट्स एंड इन एग्जैक्ट क्वांटिटीज स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर. सो बेसिकली आपने मंगाए 10 यूनिट्स और वो नहीं है देने के लिए, वो कह रहे हैं यार 100 से कम मैं नहीं दूंगा, तो आप जीआईटी फॉलो नहीं कर पाओगे. तो अगर वो फ्रीक्वेंट डिलीवरीज देने में विलिंग है आपका सप्लायर, तभी आप जीआईटी कर पाओगे. फोर्थ पॉइंट, डिलीवरी शुड बी सेंड डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन फ्लोर फॉर इमीडिएट यूज. मतलब जो सप्लायर आपको सामान भेज रहा है वो आपकी ऑफिस में ना भेजते हुए आपकी फैक्ट्री में भेज दे डायरेक्ट, है ना, तो थोड़ा साइकिल टाइम कम होगा. फिफ्थ पॉइंट, फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इंजीनियरिंग स्टाफ मस्ट विजिट सप्लायर साइट एंड एग्जामिन देयर प्रोसेस. ठीक है. तो क्या होगा, आप पहले से उनकी इंश्योर कर लो क्वालिटी, जिससे जो सामान आए सप्लायर से वो अच्छा है. ठीक है, आपको बार बार चेंजेस ना करने पड़े. तो विजिट का है आपका फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी engineering staff must visit supplier site and examine their process. Efficiency का है manufacturer should also keep in mind the efficiency of its workforce. मतलब अपनी औकात भी आपको पता होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप बोलो नहीं जब ऑर्डर आएगा मैं बना लूँगा, मैं आई विल फॉलो जीआईटी, और फिर आगे आपके 1000 प्रोडक्ट्स बनाना एक दिन में और आपके पास 2 बंदे हैं. इट विल नॉट वर्क. आप जीआईटी फॉलो नहीं कर पाओगे अगर आपके पास ऐसा है तो आपकी एफिशिएंसी ऑफ वर्कफोर्स देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस हैज़ टू बी डिटेल्ड एंड इंटीग्रेटेड. पहले से लिखा होना चाहिए, पूरा डिटेल में होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्योंकि जीआईटी मतलब जल्दी. ठीक है. उसके बाद लास्ट है कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए. सो कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टम आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस. ऑब्वियसली आपको कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करनी होगी जिससे आपके जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जीआईटी इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, ये क्वेश्चन केस स्टडी से लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये भी जीआईटी का है, फीचर्स ऑफ जीआईटी. अब इसमें क्या है ना, ये डायरेक्टली स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है. इस बार आई थिंक इस बार शायद ये आया भी था आपके मई 23 में. तो आप देखते हो ये फीचर्स, अगर आपको एग्जाम में आ जाए सिर्फ फीचर्स ऑफ जीआईटी लिखना, तो आप ये पहले लिख देना कंबाइंड विद फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया, सेकंड क्वेश्चन. ओके, नाउ देखो, अब फीचर्स किसके अच्छे होते हैं? बॉयफ्रेंड के फीचर्स अच्छे होते हैं ना, बॉयफ्रेंड के फीचर्स अच्छे होते हैं, हस्बैंड के फीचर्स अच्छे नहीं होते. जस्ट जोकिंग. ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था, वो फीचर्स नहीं थे, वो दोनों थे, मतलब प्री रिक्विजिट्स भी थे और फीचर्स भी थे. तो उसमें शादी वाला आएगा, जो ये वाला है ना ये आएगा बॉयफ्रेंड वाला. ये बात याद रखना बस, क्योंकि ये दोनों मिक्स हो जाते हैं. तो मैंने इसलिए याद करवाया कि फीचर्स अच्छे हैं बॉयफ्रेंड के. ओके, तो लड़की का बॉयफ्रेंड है जीत. भाई जीत लड़का तो सेम ही है ना, लड़का लेबर था. मटेरियल खरीद कर लाता था शॉप से, शॉप वाला कस्टमर की डिमांड फास्टर सुनता था
जिससे एलिमिनेट हुए डिफेक्ट्स एज क्विकली एज पॉसिबल। लड़की का बॉयफ्रेंड था जीत, लड़का लेबर था, ओके। मटेरियल खरीद कर लाता था शॉप से मटेरियल खरीद के लाता था। शॉप वाला कस्टमर के डिमांड फास्टर सुनता था, जिससे एलिमिनेट हुए डिफेक्ट्स एज क्विकली एज पॉसिबल। आप नीचे देखेंगे, स्टडी मटेरियल में जाएंगे, पेज नंबर 3.8 पे आपको ये 5 पॉइंट्स पूरे मिल जाएंगे। मुझे आई थिंक समझाने की जरूरत नहीं, मैं एक बार फिर भी पढ़ देती हूँ प्लेन रीडिंग। मैं बताती हूँ कैसे। फर्स्ट हिंदी में बताऊंगी, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ऑब्वियसली जब आप सामान ज़्यादा खरीद ही नहीं रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद ही नहीं रहे, तो आप उसको हैंडल करने की जरूरत ही नहीं होगी, तो वो कम हो जाएगी कॉस्ट। लेबर आइडल टाइम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेबर आपकी खाली नहीं बैठेगी। कैसे? अगर आपके पास फटाफट ऑर्डर्स आते जाएंगे, आप वो पूरा करते जाना, लेबर का आइडल टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ओके। थर्ड, JIT क्रिएट्स अर्जेंसी फॉर एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स एज क्विकली एज पॉसिबल। JIT की वजह से क्या होता है ना, चीज़ें अर्जेंट होने लग जाती है, मतलब आपको फटाफट डिफेक्ट्स हटाने पड़ेंगे। क्यों? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर आपने एक दिन डिफेक्ट्स नहीं हटाए, एक प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ आपने नहीं हटाया, बट उसी दिन आपने 1000 प्रोडक्ट्स बना दिए, तो हज़ारों में डिफेक्ट आ जाएंगे। दिस इज पॉसिबल, राइट? तो अब एक प्रोडक्ट आपने खराब बना दिया, फटाफट डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करोगे, जिससे आपके बाकी के 999 प्रोडक्ट्स डिफेक्ट फ्री बने। ओके। फोर्थ है, कंपनी कैन रिस्पॉन्ड टू कस्टमर डिमांड फास्टर। ऑब्वियसली कंपनी अच्छे से कस्टमर डिमांड को ले पाएगी, और ऑब्वियसली क्योंकि हर कस्टमर के हिसाब से उसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो जो भी वो बोलेगा चेंजेस करने के लिए, वो भी कंपनी कर पाएगी, उसके डिमांड भी फास्टर ले पाएगी। और जो फोर्थ है वो है कि आपको शॉप फ्लोर एंड प्रोडक्शन फ्लोर इज सेम, मतलब आपको फैक्ट्री में सामान मिल जाए, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेंशियल प्री रेक्विजिट्स ऑफ JIT सिस्टम। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि एसेंशियल प्री रेक्विजिट्स लिखो, तो आप पहले ये लिख देना, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। ओके। तो मैं ये पढ़ देती हूँ एक बार। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा याद करने का भी कुछ नहीं है। इसमें आप पेज नंबर 3.8 स्टडी मटेरियल पे देख सकते हैं। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है राइट साइड पे, लोअर साइड पे, ये आपको मिलेगा। तो इसका निमोनिक है, वेंडर के पास गए और डिमांड की डिमांड कम्युनिकेट किया कि डिफेक्ट फ्री मटेरियल दे दो, बट उसने लो वैरायटी के गुड्स दिखा दिए। आपने डिमांड किया कि डिफेक्ट फ्री मटेरियल दे दो, बट उसने लो वैरायटी के गुड्स दिखा दिए, पर हमें चाहिए थे TQM के चाहिए थे, हमने नहीं लिए और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर ली। हमने पहले से ही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर ली। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब वैसे क्या होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब होता है कि पहले से ही मेंटेनेंस कर ली, मतलब खराब नहीं हुआ उससे पहले ही प्रिवेंशन ले ली, प्रिवेंशन ये होता है। ओके फाइन। तो ये आपका निमोनिक है। मैं एक बार आपको वो समझा देती हूँ कि एसेंशियल प्री रेक्विजिट्स ऑफ JIT सिस्टम क्या है। इसमें है कि लो वैरायटी ऑफ गुड्स होनी चाहिए, वेंडर रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वेंडर पे तो रिलायबिलिटी होगी ना आपकी, तभी होगा वो, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, डिमांड स्टेबल होनी चाहिए, TQM होना चाहिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, डिफेक्ट फ्री मटेरियल होना चाहिए, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होनी चाहिए। ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके, इसको आप प्लीज़ केयरफुली पढ़ना। 2 JIT मतलब जीत मतलब एक शादी वाला जो कि केस स्टडी वाला था, और एक जीत मतलब कि बॉयफ्रेंड वाला जो कि सिर्फ फीचर्स वाला था, क्योंकि बॉयफ्रेंड के फीचर्स अच्छे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑफ JIT सिस्टम, ठीक है। तो इसमें 3 मेन हेडर्स याद करा रही हूँ। WOP, जैसे WIP होता है ना, वर्क इन प्रोसेस, वैसे होता है WOP, वेस्ट कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और प्रोडक्ट प्राइजेस। वेस्ट कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट प्राइजेस। इसके अंदर जो भी लिखा है आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, वो आपको वैसे भी अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अगर आता है इम्पैक्ट ऑफ JIT सिस्टम ऑन ऑल दिस, तो आप ये सारे लिखेंगे, एक एक हेडर लिखेंगे, उसके बाद अंदर का 2-2 लाइन्स अपने मन से लिख देंगे। वेरी इजी, वेरी सिंपल। अगर आप एक बार प्लेन रीडिंग मारेंगे या 1-2 लाइन इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए, वो आप कर लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरियस प्रॉब्लम्स इन बैक फ्लशिंग इन अ JIT सिस्टम। तो बैक फ्लशिंग क्या होती है? देखो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। बैक फ्लशिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग करना एक ही बारी में, मतलब कि डेली की अकाउंटिंग ना करना, डेली अकाउंटिंग ना करना, एक बारी में ही करना। क्यों? देखो कितने मतलब छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, छोटे छोटे कंपनीज होते हैं,
वो एक एक प्रोडक्ट का नहीं कर सकते, ये आया ये गया, इट विल नॉट बी पॉसिबल, है ना, उनके लिए वो पॉसिबल नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं बैक फ्लशिंग अकाउंटिंग, जिसमें क्या होता है, आप एक ही बारी में, जैसे एंड ऑफ द डे पे आपने रिकॉर्डिंग कर ली कि इतने प्रोडक्ट्स आए, एंड ऑफ द डे पे आपने रिकॉर्डिंग कर ली कि इतनी सेल हुई, ठीक है, एंड ऑफ द डे पे आपने रिकॉर्डिंग कर ली कि आपकी इन्वेंट्री है इतनी है ना, ऐसे ऐसे होते हैं, ये होती है बैक फ्लशिंग। और इसके आपको जो डेफिनेशन है वो आपको बुक से देखनी पड़ेगी, आई थिंक पेज 3.10 स्टडी मटेरियल में, बिल्कुल प्लेन डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, वो आप कर लेना। मैं आपको इसका मेमोरी टेक्निक बता रही हूँ, सम सीरियस प्रॉब्लम्स इन बैक फ्लशिंग इन अ जीआईटी सिस्टम। तो अभी ये तो वैसे इम्पॉसिबल है कि रिलायंस जैसी कंपनी बैक फ्लशिंग यूज़ करती हो, बट जो हमारा निमोनिक है वो यही है कि रिलायंस जो कंपनी है वो यूज़ करती है क्या, बैक फ्लशिंग अकाउंटिंग, इससे हमें याद करना है, ओके। क्योंकि रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे ये सब नहीं चलेगा कि एंड ऑफ द डे, नहीं, ऐसा नहीं, वहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। बट जस्ट फॉर द मेमोरी टेक्निक आई एम यूजिंग RIL रिलायंस, ओके। तो पहला है रिपोर्टिंग, R मीन्स रिपोर्टिंग, I मीन्स इन्वेंट्री एक्यूरेसी एंड L मीन्स लॉट ट्रेसिंग। R मीन्स रिपोर्टिंग, I मीन्स इन्वेंट्री एक्यूरेसी एंड L मीन्स लॉट ट्रेसिंग। R मीन्स रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग में 2 पॉइंट्स है, प्रोडक्शन की रिपोर्टिंग, स्क्रैप की रिपोर्टिंग, प्रोडक्शन की रिपोर्टिंग, स्क्रैप की रिपोर्टिंग, प्रोडक्शन की रिपोर्टिंग, स्क्रैप की रिपोर्टिंग। और जो थर्ड पॉइंट है वो है इन्वेंट्री एक्यूरेसी एंड फोर्थ पॉइंट है लॉट ट्रेसिंग। अब आप इनमें से बोलेंगे कि मैं एक समझा दूँ, तो मैं एक समझा देती हूँ, लॉट ट्रेसिंग समझा देती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो लॉट ट्रेसिंग है ना वो इम्पॉसिबल हो जाता है, किसमें, बैक फ्लशिंग अकाउंट सिस्टम में, ठीक है। बैक फ्लशिंग में क्या होता है, लॉट ट्रेसिंग वेरी वेरी इंपॉसिबल हो जाता है। क्यों, लॉट ट्रेसिंग का मतलब कितने लॉट्स आ रहे हैं कितने लॉट्स जा रहे हैं, नहीं, ऐसे बैक फ्लशिंग में नहीं होता। बैक फ्लशिंग में एंड ऑफ द डे होता है हर चीज़, या एंड ऑफ द मंथ होता है, या एंड ऑफ द वीक होता है, ऐसे कुछ टेन्योर होता है, हर एक लॉट पे को ट्रेस नहीं किया जाता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका टॉपिक हो गया है कानबान सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज कानबान सिस्टम। आप एक बार JIT एक बार फिर से जाके वीडियो के स्टार्टिंग में जाइए, उसको रिवाइज कीजिए। आप 5 या 10 बार करेंगे, आपको पक्का 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 सारे निमोनिक्स याद हो जाएंगे, शादी वाला, बॉयफ्रेंड वाला, रिलायंस वाला, वेंडर वाला, सब याद हो जाएगा, मुझे सब याद है, ठीक है। तो अब देखो कानबान सिस्टम, इसमें क्या है, देखो इसमें ना 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो कानबान सिस्टम का ऑब्वियसली अगर आपको, देखो कॉस्टिंग में क्या होता है ना, आपको मीनिंग भी लिखना होता है, तो कानबान सिस्टम का मीनिंग तो वेरी इजी है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फैक्टर्स और अजम्पशंस टू बी कंसिडर्ड एंड स्पेसिफिक प्रिकॉशंस और प्री रिक्विजिट्स ऑफ कानबान सिस्टम। मतलब हर चीज़ यही है कानबान में, कुछ भी कानबान से रिलेटेड आए, फैक्टर्स आ जाए, लिख दे, ये लिख देगी फैक्टर्स ऑफ कानबान सिस्टम, यही लिख देना, अजम्पशंस टू बी कंसिडर्ड यही लिख देना, स्पेसिफिक प्रिकॉशंस यही लिख देना, प्री रिक्विजिट्स यही लिख देना, यही आंसर है, यही सब कुछ है तुम्हारा, ये भगवान है, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन है। और एक है मीनिंग, तो मीनिंग मैं बताती हूँ, कानबान सिस्टम होता क्या है वो सुनो पहले। जैसे मैंने पिक्चर लगाई है आपके लिए, ये एक सिग्नल बोर्ड है, ध्यान से देखो, ये सिग्नल बोर्ड है, इट्स अ बोर्ड राइट, और ये ग्लो कर रहा है ना, ग्लो कर रहा है, मतलब आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे सपोज लिखा हो कि 100 यूनिट्स, ट्राई कलर ना लिखा हो, इसमें लिखा हो कि जो सपोज ये फैक्ट्री में लगाओ, ठीक है, ये आपका बोर्ड फैक्ट्री में लगाओ कहीं तो बीच में, और यहाँ पे लिखा हो 100 यूनिट्स रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो प्रोडक्शन टीम है वो क्या बोलेगी, यार 100 यूनिट्स बनाने हैं हमको, राइट। अब मार्केटिंग टीम क्या बोलेगी, जो मतलब कि जो सामान मंगाते हैं, पहले रॉ मटेरियल मंगाते हैं, वो ये बोलेंगे कि आपको 100 यूनिट्स की रॉ मटेरियल परचेज करनी है, ठीक है। और जो मार्केटिंग टीम सेल करती है, अब जो मार्केटिंग यूनिट सेल कर रही है उसको पता चलेगा कि हाँ हमें 100 यूनिट्स बेचनी भी है, तो ये होता है आपका बोर्ड, ठीक है, सिग्नल बोर्ड होता है। तो कानबान सिस्टम के लिए क्या हमें लिखना है, पहले मीनिंग लिखना है, लिखो, मतलब याद करो कि विजुअल सिग्नल बेस्ड वर्क फ्लो मैनेजमेंट टेक्निक होती है। विजुअल मतलब देखो मैंने आई बनाई है ना वहाँ पर, तो विजुअल हम देख पा रहे हैं ना, ट्राई कलर को हम देख पा रहे हैं, और सिग्नल बेस्ड है वर्क फ्लो मैनेजमेंट टेक्निक। ये किस में यूज होती है, JIT में यूज हो सकती है, यूज्ड इन पुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। पुल सिस्टम मतलब
जैसे जैसे डिमांड आई वैसे वैसे हमने प्रोडक्शन की। उसके बाद थर्ड पॉइंट है विजुअल क्यू टू वर्कर टू अंडरस्टैंड दैट फर्दर मटेरियल इज रिक्वायर्ड। तो बेसिकली क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो जब वो सिग्नल बोर्ड पे देखेंगे कि 100 यूनिट्स हमें बनाने हैं तो उनको इजीली पता चल जाएगा, उनको कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, उनको इजीली पता चल जाएगा कि वर्कर को, तो उनको विजुअल क्यू मिल जाएगा। क्यू मतलब पता है क्या होता है, क्यू की हिंदी क्या होगी, विजुअल क्यू, अरे यार विजुअल क्यू मिल जाएगा ना उनको, कि मतलब आइडिया बोल सकते हैं कि मतलब अंदाजा, हाँ अंदाजा मिल जाएगा उनको, विजुअल क्यू मिल जाएगा, मतलब आंखों वाला क्यू, नो विजुअल क्यू टू वर्कर टू अंडरस्टैंड दैट फर्दर मटेरियल इज रिक्वायर्ड। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट है रिड्यूसेस साइकिल टाइम। तो बेसिकली क्या होगा, सपोज करो कि ये बोर्ड नहीं होता, ये 100 यूनिट्स रिक्वायर्ड नहीं लिखा होता बोर्ड पर, तो आप क्या करते, आप पहले प्रोडक्शन वालों के पास जाते, उनसे पूछते कि कितनी बनानी है, और नहीं उनको तो बताना होता, मार्केटिंग वालों के पास जाते, उनसे पूछते कि कितनी सेल करें, आपको कितनी करनी है, आपको कितनी बनानी है, ब्ला 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 ब्ला। बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होता, बहुत ज़्यादा इधर उधर जाते, टाइम वेस्ट करते, तो उससे क्या होता, आपका साइकिल टाइम बढ़ता। बिकॉज ये सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है, इसके लिए क्या हुआ, आपका साइकिल टाइम कम हुआ। आप जहाँ बैठे हैं फैक्ट्री में, आपको वहीं से देख पा रहे हैं आप कि क्या चीज़ किसको क्या करना, आप देख पा रहे हैं, आपको इधर उधर रोटेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, होल्ड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मटेरियल। ऑब्वियसली ये जो अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो कानमन सिस्टम का एक वो है, फॉर्मूला है, ठीक है, तो वो बताता है, वो फॉर्मूला बताता है, जैसे एक है कानबन साइज का, एक है नंबर ऑफ कानबान का, है ना, तो वो हमें बताते हैं कि कितनी इन्वेंट्री हमें रखनी है, ठीक है। बिकॉज जो कानबन सिस्टम है वो जीआईटी फॉलो करता है, तो जीआईटी में लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रखनी होती है, तो इसलिए ये चीज़ बता देते हैं वो कि कितनी रखनी है। लास्ट पॉइंट है कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज लाइक डी मार्ट। फॉर एग्जाम्पल कि डी मार्ट में भी लिखा होता है बोर्ड पर कि कितने इन्वेंट्रीज, कितने किस किस चीज़ में सेल है, किस किस चीज़ में सेल नहीं है, तो वहाँ पे भी डी मार्ट में भी हम सिग्नल बोर्ड से इजीली पता कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने होंगे मीनिंग ऑफ कानमन सिस्टम में। ओके, अब मैं नेक्स्ट उस पर पढ़ती हूँ क्वेश्चन पे। फैक्टर्स, अजम्पशंस, स्पेसिफिक प्रिकॉशंस, प्री रिक्विजिट्स, सब में यही आंसर लिखना है, नो टेंशन। तो इसका निमोनिक पढ़ना कैसे है वो मैं बताती हूँ। इसको ऐसे पढ़ना है आपको, ट्रिपल पी साइज की स्पेस रिक्वायरमेंट मेट हो जाती है क्योंकि उसकी कंजम्पशन कांस्टेंट है। रिपीट आफ्टर मी, ट्रिपल पी साइज की स्पेस रिक्वायरमेंट मेट हो जाती है क्योंकि उसकी कंजम्पशन कांस्टेंट है। ट्रिपल पी साइज की स्पेस रिक्वायरमेंट मेट हो जाती है क्योंकि उसकी कंजम्पशन कांस्टेंट है। तो जो ट्रिपल पी है उसका एक है कानबान प्रोग्राम, एक पी क्या है, कानबान प्रोग्राम। तो इसी से आपको याद रहेगा कि ये जो ट्रिपल पी साइज वाला निमोनिक है वो कोई तो कानबान का निमोनिक है, और कानबान में आपको एक ही क्वेश्चन याद करना है कानबान का, फैक्टर्स असम्पशंस वाला। तो एक पी से आपको याद आएगा क्योंकि एक पी एक कानबान प्रोग्राम का पी है, इसलिए आपको उससे पता चलेगा कि ये जो निमोनिक है वो कानबान वाले टॉपिक का है। तो ट्रिपल पी मतलब पुल सिस्टम, पॉइंट ऑफ यूज कानबान प्रोग्राम, साइज मतलब लॉट साइज इज इक्वल्स टू कानबान साइज। देन फिफ्थ पॉइंट है स्पेस रिक्वायरमेंट मेट, और सिक्स्थ पॉइंट आपका कंजम्पशन कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। दो टॉपिक हो गए हैं मेरे, जीआईटी हो गया है, कानबान हो गया। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल गाइज, जस्ट लर्न कर लो, बस चीज़ें लर्न कर लो, समझ लो। अगर आप एक बार समझ लोगे, मैं तो आपको समझा भी दूंगी सारी चीज़ें बहुत इन डेप्थ जाकर, बट क्योंकि मैं मेमोरी टेक्निक्स में इतना मुझे टाइम लग रहा है, लिटरली 24 मिनट्स हो गए हैं दो टॉपिक्स में, तो वो आपको ज़्यादा वो नहीं होगा। वैसे भी समझ तो कोई समझा तो कोई भी देगा, आप समझ भी लेंगे, आपको आता भी होगा ऑब्वियसली, मुझे पता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है काइजन कॉस्टिंग। ओके, तो काइजन में सेम वही चीज़ की मीनिंग लिखना ही पड़ेगा। तो देखो याद करो, काय मीन्स चेंज, जेन मीन्स इम्प्रूवमेंट, ठीक है, गाने नहीं गाने, याद करना है। काय मीन्स चेंज, जेन मीन्स इम्प्रूवमेंट, मतलब कि कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रही है ना। और काइजन ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ जापानीज वर्ड है, लग रहा है ना, मुझे भी लग रहा था। तो सेकेंड पॉइंट वही है कि काइजन इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स चेंज फॉर बेटर, विच मीन्स चेंज फॉर बेटर, चेंज फॉर बेटर, चेंज फॉर बेटर। देखो चेंज फॉर वर्स्ट भी होता है, कैसे,
मैं अब अगर सपोज करो मैं 6 बजे उठती हूँ सुबह, ये सपोज करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट अगर मैं उठी 12 बजे तो ये चेंज फॉर वर्स्ट है। मैंने चेंज तो किया अपने में बट वर्स्ट के लिए किया, वर्स्ट। बट अगर सपोज मैं 12 बजे उठती हूँ दिन में, ये सच है, तो मैं अगर सुबह 5 बजे उठी, जो कि नहीं हो सकता, तो ये चेंज फॉर बेटर है। तो काइजन इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स चेंज फॉर बेटर। ओके, अब ये तो रैंडम वर्ड्स हैं, मतलब ये रैंडम वर्ड्स के रैंडम मीनिंग्स हैं, बट अगर हम देखें इन बिजनेस, काइजन रेफर्स टू स्मॉल एंड कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट अक्रॉस ऑल फंक्शंस, प्रोसेसेस एंड एम्प्लॉयज। मतलब छोटे इम्प्रूवमेंट करेंगे हम बिजनेस में, छोटे चेंजेस करेंगे फॉर इन बिजनेस अक्रॉस ऑल द फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस हैं हमारे, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ब्ला ब्ला, उन सब में, प्रोसेसेस में, जो भी प्रोसेसेस हैं सारे एम्प्लॉयज़ में, सब में हम छोटे चेंजेस करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तब हमारे बहुत अच्छा चेंज एक आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको चेंज का एक एग्जाम्पल दूँ, कुछ भी हो सकता है यार, जैसे सपोज आप एक बुक प्रिंट कर रहे हैं, राइट, तो उसमें आप 5-6 पेजेस स्टार्टिंग में छोड़ रहे हैं ब्लैंक, 5-6 पेजेस एंड में छोड़ रहे हैं, एंड मतलब ब्लैंक, और वो यूज़फुल भी नहीं है। मतलब वो सपोज जिन बच्चों को, जो बच्चे वो यूज़ कर रहे हैं बुक, उन्होंने आपको बोला यार इसकी ज़रूरत नहीं है, हम तो वी मेंटेन अ सेपरेट कॉपी, वी मेंटेन अ सेपरेट नोटबुक, हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। तो आपने वो 10 पेजेस एक बुक से हटा दिया, अब आप 100 बुक प्रिंट कर रहे हैं, 10 पेजेस आपने 10 पेजेस की कॉस्ट सपोज 5 रुपीज़ है, आपने वो 100 बुक से हटाया तो 500 रुपीज़ बचे, राइट। मतलब उसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ ना, आपने कहीं कंजूसी नहीं की ना, आपने चेंज किया बट बेटर के लिए किया, वर्स्ट के लिए नहीं किया। ओके, नेक्स्ट, जो टोयोटा है ना, टोयोटा कार, उसका जो प्रोडक्शन सिस्टम है ना, वो पायनियर है इन काइजन कॉस्टिंग। मतलब वो ये एक ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम था जिसने सबसे सही तरीके से काइजन कॉस्टिंग अपने प्रोडक्शन सिस्टम में इम्प्लाई की थी। लास्ट, since Kaizen costing is a continuous improvement, a radical change is not expected in Kaizen costing. Radical change मतलब पता क्या होता है? रातों रात चेंज, मतलब कि जैसे उसमें होता है BPR में होता है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में आप देखेंगे वहाँ पे एक आएगा रेडिकल रीडिज़ाइन वर्ड आएगा उसकी डेफिनेशन में। इसका मतलब वहाँ पे क्या होता है ना कि वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, वो वाला केस हो जाता है, मतलब कि ओवरनाइट चेंज हो जाता है। बट यहाँ पे काइजन कॉस्टिंग में ओवरनाइट चेंज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, रेडिकल चेंज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप एक स्मॉल चेंजेस करके, कॉन्टिन्यूस चेंजेस करके आगे बढ़ सकते हैं, चेंज फॉर बेटर कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, बट रेडिकल चेंज के लिए आप काइजन कॉस्टिंग में नहीं जा सकते। तो अब आप देखो ये वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दी हूँ कॉस्टिंग में। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि काइजन कॉस्टिंग क्या है, तो फिर आप मीनिंग में तो लिखेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट। बट एक केस स्टडी आ जाए फॉर एग्जांपल, उसमें ना आपको वो बोल रहा है कि सपोज कि ये जो बंदा है XYZ, उसकी एक कंपनी है, तो उसकी कंपनी बहुत लॉसेस में है कुछ सालों से, उसको रेडिकल चेंज करना है, मतलब ओवरनाइट चेंज करना है। व्हाट वुड यू एडवाइज हिम, राइट, कि आप तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पर। तो अब आप सोचेंगे कि चेंज करना है, हमने तो पढ़ा था चेंज करना है मतलब चेंज फॉर बेटर, मतलब काइजन कॉस्टिंग नहीं, उसने बोला ना कि उसको रेडिकल चेंज करना है, तो आप काइजन नहीं लिखेंगे वहाँ पर, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 20 मार्क्स की केस स्टडी या 5 जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो पूरा गलत हो जाएगा। आपको रेडिकल चेंज में क्या लिखना होगा, BPR। तो इसलिए कॉस्टिंग में ना आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे अटेम्प्ट। तो इसलिए काइजन कॉस्टिंग में हमेशा याद रखना, इट्स अ स्मॉल एंड कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ऐसे डेफिनेशन होती है इसकी। काई मीन्स चेंज, जेन मीन्स इम्प्रूवमेंट। ये जो लाइन्स है ना, ये आपके क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा, आंसर को थोड़ा बड़ा बनाएंगी। काइजन इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स चेंज फॉर बेटर। अगर आप यार 10 टाइम्स भी पढ़ लेंगे ना इसको, या फिर मेरी आवाज़ें सुन लेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ काइजन कॉस्टिंग। अब इसमें ना 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 दिख ही रहा होगा आपको। OTDCW। अब क्या होता है ना कि ये मेरी प्रॉब्लम थी, ये अलग आंसर मुझे याद नहीं होता था, मुझे इस आंसर का ये याद नहीं होता था कि जो बेनिफिट्स का है ना क्वेश्चन, उसका जो निमोनिक है वो OTDCW, क्योंकि OTDCW इज़ वेरी रैंडम ना, OTDCW ये कैसा निमोनिक है, राइट। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि जापान का जो बंदा है ना वो OT में था,
OT मतलब पता है क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर। तो जापान का बंदा किस में था? OT में था। जापान का बंदा किस में था? OT में था। अब इससे आपको याद हो जाएगा पक्का। क्यों? क्योंकि जापान से क्या याद आएगा आपको? काइजन कॉस्टिंग याद आएगा। तो आपको ये याद आ जाएगा कि जापान का बंदा OT में था, मतलब कि जो OT वाला निमोनिक है ना, वो कोई तो काइजन कॉस्टिंग का था। ठीक है, ऐसे याद आ जाएगा। अगर ये याद नहीं भी करना तो आप डायरेक्ट याद कर लेना, बेनिफिट्स ऑफ काइजन कॉस्टिंग, OT DCW। ठीक है, सिंपल। O इज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, T इज टीम वर्क, D इज डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, C इज कॉस्ट रिडक्शन एंड W इज वेस्ट रिडक्शन या रिड्यूस वेस्ट, है ना। तो अब देखो मैंने इसको लिखा कैसे है, OT DCW, OT फिर #DCW। तो OT मतलब OT क्या होगा? इम्प्रूव होंगे, और DCW रिड्यूस होंगे। क्या? प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होगी, टीम वर्क इम्प्रूव होगा, ठीक है, और रिड्यूस के क्या होंगे? डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स रिड्यूस होंगे, और अगर हम काइजन कॉस्टिंग यूज़ करेंगे तो फिर कॉस्ट रिड्यूस होगी, वेस्ट रिड्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है की फीचर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ काइजन कॉस्टिंग। तो इसका है ESI क्यूब। फीचर्स क्या है और प्रिंसिपल्स क्या है काइजन कॉस्टिंग के? तो E से एलिमिनेटिंग वेस्ट, S से सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, I से इन्वॉल्व्स वर्कर्स, इम्प्लीमेंटेड ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स, और इसके जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे लिखे भी हैं। आपको स्टडी मटेरियल का मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू ट्रैक काइजन सजेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी स्टडी मटेरियल में तो नहीं है, बट अभी May 23 के लिए एक वो आई थी, बुक आई थी छोटी सी, क्या बोलते हैं उसको, 10 पेजेस की होती है वो, तो केस स्टडीज़ होती है, उसमें 2-3 केस स्टडीज़ थी, तो उसमें ये क्वेश्चन था, तो मैं आपको ये वहाँ से कराती हूँ। हाउ टू ट्रैक काइजन सजेशंस, काइजन सजेशन बोर्ड। अगर देखो क्या होता है, इसने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप जो काइजन के सजेशंस है ना, जैसे सपोज काइजन ने सजेस्ट कर दिया कि यार ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, सपोज सेव इलेक्ट्रिसिटी, आप जब आप फैक्ट्री का एक कॉर्नर यूज़ नहीं करें तो वहाँ की लाइट्स ऑफ कर दो। तो मतलब इसको ट्रैक कैसे करेंगे कि यार कितना बचत हो रही है, कितना हमारी कॉस्ट सेविंग हो रही है, कितना हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कम बन रहे हैं, या कितना हमारा वेस्ट कम जनरेट हो रहा है, ये सब हम ट्रैक कैसे करेंगे? तो हम ये ट्रैक करेंगे, एक बोर्ड बनाएंगे, ठीक है, जैसा कि लिखा है वैसे के वैसे ही ड्रॉ करना है एग्जाम में, काइजन सजेशन बोर्ड, ठीक है, ये बोर्ड है। ओके, फिर हमें लिखना है काइजन सजेशन टू डू डूइंग डन। कैसे? टू डू डूइंग डन ऐसे लिखना है। अब देखो काइजन सजेशंस में आपको क्या लिखना है, देखो ये जो अंदर बॉक्सेस है ना छोटे छोटे, ये है चिट्स, जैसे येलो स्टिकी नोट्स होते हैं ना, ये वो हैं स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं। तो पहले क्या करेंगे आप, पहले फर्स्ट स्टेप है इसका, राइट द आइडिया ऑन अ पेपर एंड स्टिक इट व्हेन यू कम अप विद द आइडिया फॉर इम्प्रूवमेंट। सो क्या करेंगे, आप एक पेपर लेंगे, उसमें आप आइडिया लिखेंगे और उसको एक बोर्ड पे जाके चिपका देंगे, एक पेस्ट कर देंगे कि यार ये करना है, ठीक है। टू डू, मूव द पेपर टू डू व्हेन अ सुपरवाइजर और अ वर्क इम्प्रूवमेंट टीम आर डिस्कसिंग। आपका सुपरवाइजर है, उसने बोला यार सजेशंस तो बहुत आते हैं, सजेशंस तो बहुत हैं, बट इसमें से ना ये वाला करते हैं। तो जब आप इसने बोल दिया कि इसमें से ना नंबर 2 वाला सजेशन हम करते हैं, तो उसको आप वहाँ से उठा के टू डू में पेस्ट कर दो, सिंपल। अब जो हम कर रहे हैं इस टाइम, ये तो उसने बोल दिया ये हम करेंगे, टू डू मतलब हम विल डू, डूइंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो हम कर रहे हैं। तो जो भी हम सपोज हम उसमें से सजेशन 4 अभी हम कर ही रहे हैं, मतलब वो हम कर ही रहे हैं, रियल में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम डूइंग में शिफ्ट कर देंगे। मूव द पेपर टू डूइंग व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग द आइडियाज आफ्टर अग्रीमेंट फ्रॉम द सुपरवाइजर और वर्क इम्प्रूवमेंट टीम। जब आप वो आइडिया प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्चुअली में कर रहे हैं, तो हम उसको डूइंग में कर देंगे। और जब वो आइडिया आप कर चुके हो, वो आप आइडिया इम्प्लीमेंट कर चुके हो, सजेशन इम्प्लीमेंट कर चुके हो, तो आप उसको डन में मूव करके कहानी ख़त्म कर देंगे। मूव द पेपर टू डन व्हेन यू कंप्लीट द आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फॉस्टर द कल्चर ऑफ काइजन इन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी सेम न्यू क्वेश्चन में था, तो अभी करते हैं, न्यू क्वेश्चन है ये आपको स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा। तो देखो ये बहुत लेम सा वो है, क्या बोलते हैं उसको, निमोनिक। तो निमोनिक पे ना ध्यान देते हुए अच्छे से समझे कि कोड क्या है। कोड है कि पीसी इज़ बेस्ट एक्ट्रेस, पीसी प्रियंका चोपड़ा इज़ बेस्ट एक्ट्रेस,
शी लिव्स इन एस्पिरेट डी कॉप्स टू इम्प्रूव हर इमेज। तो बेसिकली फॉस्टर मतलब क्या, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ नॉट रियलिटी बेस्ड थिंग। तो मैंने तो याद करने के लिए लिखा कि जो पीसी ने, जो बेबी है ना, पीसी ने बच्चा फॉस्टर किया, पीसी ने अपना बच्चा फॉस्टर किया। तो फॉस्टर से आपको याद आ जाएगा कि पीसी वाला कोड है, बस इसको ये याद करना कि पीसी ने बच्चा फॉस्टर किया, मतलब कि जो फॉस्टर वाला क्वेश्चन है उसका जो कोड है वो पीसी से रिलेटेड है। और पीसी एक बेस्ट एक्ट्रेस है, ये सबको पता है। वो कहाँ रहती है? वो कहीं नहीं रहती, वो रहती है एस्पिरेट डी कॉप्स में। कहाँ रहती है? एस्पिरेट डी कॉप्स। अब मैंने आपको सही एड्रेस बता दिया, वहाँ पे जा सकते हैं। किस लिए रहती है? अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए रहती है। वैसे सच बताऊँ, उसका इंडिया में ज़्यादा मन नहीं लगा क्योंकि उसको बॉलीवुड ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए वो हॉलीवुड में चली गई। ये उसने मुझे नहीं बताया, ये मैंने खुद सुना है। ठीक है, तो पीसी इज़ बेस्ट एक्ट्रेस, शी लिव्स इन एस्पिरेट डी कॉप्स टू इम्प्रूव हर इमेज। तो पीसी से क्या रखना है? पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा मत लिखाना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। पीसी इज प्रोमोट कल्चर, बेस्ट इज डू बेस्ट, एस्पिरेट डी कॉप्स मतलब से याद आपको फॉस्टर याद आ जाएगा। उसके बाद टू इम्प्रूव हर इमेज, इंटीग्रेट। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, एग्जाम में पॉइंट्स लिखने हैं, वो क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। देखो, पहला है प्रोमोट कल्चर ऑफ शेयरिंग आइडियाज। दूसरा है डू बेस्ट विद एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, मतलब जो आपके पास है पहले आप उसको तो यूज़ कर लो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। उसके बाद है फॉस्टर एस्पिरेट डी कॉप्स कल्चर। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब क्या है? फॉस्टर एस्पिरेट डी कॉप्स कल्चर मतलब कि ब्लेम गेम मत खेलो। तू उसको ब्लेम कर रहा है, वो तुझे ब्लेम कर रही है, आप उसको ब्लेम कर रहे हो, वो आपको ब्लेम कर रही है, ब्ला 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 ब्ला। नहीं, ऐसा नहीं करो। फॉस्टर करो एस्पिरेट डी कॉप्स कल्चर और इंटीग्रेट करो एवरीवन्स इमेज, मतलब सबकी बात सुनो और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ टॉप क्लास की बात सुन रहे हो, मिडिल और लोअर वर्कर्स ऐसे ही है, नहीं, ऐसा नहीं। हर किसी की सजेशंस को इंटीग्रेट करो और काम करते जाओ। इससे क्या होगा? आपके स्मॉल एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होंगे, जो कि काइजन कॉस्टिंग की डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्मॉल एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर अडॉप्टिंग काइजन कॉस्टिंग सिस्टम। इसके मैंने तीनों पॉइंट्स लिख दिए नीचे। इसका जो निमोनिक है वो है वर्कर पीरियड रिड्यूस करेगा और कॉस्ट रिड्यूस करेगा तभी कर पाएगा काइजन कॉस्टिंग अडॉप्ट। इतना सा कोड है इसका कि हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अगर हमें काइजन कॉस्टिंग अडॉप्ट करनी है। तो बहुत सिंपल है कि आपको वर्कर की पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर आप कितना भी बोलो कि लाइट्स ऑफ करनी है, अगर जो मेन टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कितना ही बोले यार कि लाइट्स ऑफ करनी है, छोटे इंप्रूवमेंट्स करने हैं, बिजली का बिल बचाना है, जब तक जो बंदा फैक्ट्री में है, जो वर्कर है, अगर वो इस बात पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो लाइट्स ऑफ नहीं होंगी, सजेशंस इंप्लीमेंट नहीं होंगे, काइजन कॉस्टिंग नहीं इम्प्लाई होगी। इतनी सी बात समझ आई। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन स्टैंडर्ड सेटिंग, रिडक्शन इन पीरियोडिसिटी ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड वेरियस एनालिसिस। ऐसा नहीं होगा कि अब एक बार टॉप लेवल ने बोल दिया कि यार लाइट्स ऑफ करो 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 और आपने एक साल बाद ट्रैक किया कि नहीं लाइट्स ऑफ हुई नहीं हुई, नहीं, ऐसा नहीं। आपको रिडक्शन इन पीरियोडिसिटी करनी है, मतलब आप वीकली चेक कर लो कि इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं नहीं, आप मंथली चेक कर लो इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं नहीं, आप क्वार्टरली चेक कर लो इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं नहीं। तो आपको पीरियड तो रिड्यूस करना ही पड़ेगा और वेरिएंस को एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्या नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम टू कॉस्ट रिडक्शन सिस्टम। आपको कॉस्ट कंट्रोल नहीं करनी है, आपको कॉस्ट रिड्यूस करनी है। कंट्रोल मतलब बचत, कि मतलब जहाँ काम हो रहा है वहाँ की भी लाइट्स ऑफ कर दी, नहीं, ऐसा नहीं। जहाँ काम नहीं हो रहा वहाँ की लाइट्स ऑफ करना इस कॉस्ट रिडक्शन, जहाँ काम हो रहा है वहाँ की लाइट्स ऑफ करना इस कॉस्ट कंट्रोल। वो फालतू है, वो नहीं करना हमें कॉस्ट रिडक्शन करना है। कॉस्ट कंट्रोल पता है कहाँ होता था? ओल्ड टेक्निक्स में, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती थी ना कॉस्ट कम करने की, उसमें बोलते थे कि कॉस्ट कंट्रोल करो, कॉस्ट कट करो, गंदी मतलब चीप मटेरियल बेचो, वो वहाँ होता था। नहीं, यहाँ पे बोलते हैं क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अगर आप कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे ना तो उसको कॉस्ट रिडक्शन कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ काइजन कॉस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑन एम्प्लॉय मैनेजमेंट। तो इम्पैक्ट ऑफ काइजन कॉस्टिंग क्या होगी? ठीक है, तो तीन चीज़ें होंगी। क्या?
कि जो एम्प्लॉयज़ के रोल है ना वो बदल जाएंगे। कैसे? पहले एम्प्लॉयज़ बोझ लगते होंगे, है ना, कि यार इनको सैलरी देनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, इनका पागल जैसे काम करते नहीं है ना, ऐसा लगता था लोगों को, मेरे को नहीं। बट जब काइजन कॉस्टिंग आई ना तो उसमें क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट ली, ठीक है। तो उससे क्या हुआ ना, वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर दिखने लगे। ऐसा लगा कि ना एम्प्लॉयज़ भी हमारे एसेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर दिखते हैं। चेंज इन कल्चर टू एम्प्लॉय सेल्फ एम्पावर्ड वर्क कल्चर। सो बेसिकली क्या होता है ना कि एम्प्लॉय को भी ऐसा लगा, उसको भी एम्पावर्ड फील हुआ, उसको भी लगा यार पहले तो मेरी इज्जत नहीं होती थी, जैसे काइजन आई है तो मेरे से बहुत कुछ पूछते हैं, तो मेरे से बहुत कुछ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, मुझे रोल्स देते हैं, मुझे अकाउंटेबिलिटी मुझे देनी पड़ती है, जो भी है वट, तो उसके लिए वो एम्पावर्ड हुए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट भी इससे रिलेटेड है, सेकेंड पॉइंट से, इंक्रीज स्टाफ मोटिवेशन थ्रू एम्पावरमेंट। ऑब्वियसली स्टाफ को लगेगा, अगर आप स्टाफ को बड़े बड़े डिसीजंस में या आपके पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व करेंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं हमारी बहुत इज्जत है, बहुत ज़्यादा इज्जत है, ठीक है, तो वो एम्पावर्ड फील करेंगे। अब ये 3 टॉपिक्स हो गए मेरे लीन सिस्टम के, बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। प्लीज़ गिव योर सजेशंस, कैसे लगा। आज मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो प्लीज़ बेयर विद इट। थैंक यू।